हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये स्पॉटिंग एरर से एक पार्ट होगा और इसको मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है कि इसमें आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है इंग्लिश को लेकर के। तो यहाँ पे मैं आपके सामने टोटल 15 प्रॉब्लम्स को रखूँगा और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स के पहले मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा। उस 10 सेकंड में आप देखिएगा कि क्या आप एरर को स्पॉट कर पा रहे हैं कि किस पार्ट में एरर है। अगर आप स्पॉट कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हैं। और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि टोटल 15 जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स थी उसमें से आपकी कितनी जो प्रॉब्लम्स है आपने एकदम सही गेस की है या सही तरीके से आपने उसको समझा है, एरर को पकड़ा है। तो आपको हर एक प्रॉब्लम के पहले 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, जिसमें आप टाइम लीजिएगा और देखिएगा कि यहाँ पे आपकी जो एरर है वो क्या है, और बाद में मैं समझाऊंगा कि उसमें एरर क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो अगर इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं, आप एरर नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो आप वीडियो के दौरान ही 10-10 सेकंड का जो गैप रहेगा उसको आप स्किप कर सकते हैं अपने से भी। तो चलिए देखते हैं पहली प्रॉब्लम। अब आपको यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा वीडियो में कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, while major economies set aside about 3% of their GDP in research and development, India spent less than 1% on this। तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें कहाँ पे आपकी एरर है। तो इस प्रॉब्लम में अगर आप देखिए कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो कई लोग कहते हैं कि वाइल मेजर, यहाँ पे लोग कहते हैं कि कुछ जगह पे ऑफ लगना चाहिए, मेजर ऑफ इकोनॉमीज। तो मेरे ख्याल से वो आपका सही नहीं होगा। यहाँ पे जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, प्रीपोजिशन में एरर है। कि अगर आप पार्ट बाय पार्ट देखिए, अबाउट 3% ऑफ देयर GDP इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कभी भी ध्यान रखिए, अगर बजट के एलोकेशन की बात होती है तो उसके लिए जो प्रीपोजिशन लगता है वो क्या लगता है, फॉर लगता है, ना कि इन लगता है। ठीक है, इन का प्रयोग नहीं होता है। बजट के एलोकेशन की बात जैसे यहाँ पे कर रहे हैं कि हर एक कंट्री लगभग 3% अपनी GDP का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देती है, लेकिन इंडिया में लेस देन 1% है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगना चाहिए, प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होना चाहिए, ना कि इनका। मेरे ख्याल से आपने अगर पढ़ा होगा तो इसको सही तरीके से आंसर किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन की जगह पे क्या होना चाहिए, फॉर। नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि when he had been walked along the road, a wild and ferocious dog hit him hard and knocked him down। तो अब यहाँ पे देखिए कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन ही हैड बीन, तो आपका ये चल रहा है वॉक्ड अलोंग द रोड अ वाइल्ड फेरोशियस डॉग। तो अगर आप यहाँ पे समझें, पहला पार्ट अगर आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे हैड बीन का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे फिर जो वर्ब आई है ये क्या है, वॉक्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी वर्ब है यहाँ पे अगर बीन का प्रयोग हुआ है, अगर हैड आया था, अगर आप इसको समझते हैं पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे बीन का प्रयोग हो गया है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग चुकी है। तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे तो सिंपल सा वर्ब होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा आपको लगता है कि यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है, व्हेन का प्रयोग किया जा रहा है, टाइम को दिखाया जा रहा है कि जब वो रोड पे चल रहा था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको ये समझ में आता है कि क्या है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका हैड होता है प्लस बीन होता है, और उसके बाद क्या होता है, वर्ब के साथ क्या होती है, ING फॉर्म होती है। ठीक है, तो वर्ब के साथ क्या होती है, ING फॉर्म। तो यहाँ पे वॉक्ड नहीं होगा, क्या होगा, वॉकिंग होगा। व्हेन ही हैड बीन वॉकिंग अलोंग द रोड, कि जब वो रोड के साथ चल रहा था तो किसी खतरनाक या गुस्सैल या कह लीजिए जंगली कुत्ते ने उसके ऊपर हमला किया और उसे गिरा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉक्ड नहीं बल्कि वॉकिंग। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। Workers battling to restore power supply to the damaged reactors have successful in reaching up to the सेकेंड रिएक्टर। मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्कर्स के बारे में कि कहीं पे पावर, कोई रिएक्टर है जिसमें पावर सप्लाई डैमेज हो गई तो वहाँ तक पहुँचने में क्या सक्सेसफुल हो गए हैं। तो यहाँ पे अगर पार्ट बाय पार्ट हम एरर को चेक करें, क्या है, वर्कर्स बैटलिंग टू रिस्टोर, इसमें कोई एरर है क्या, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको एरर नहीं मिलती है। क्या रिस्टोर करने का प्रयास करें, पावर सप्लाई टू द डैमेज्ड रिएक्टर्स हैव सक्सेसफुल। अब यहाँ पे देखिए क्या प्रयोग किया गया है, हैव का प्रयोग किया गया है, मतलब परफेक्ट टेंस का प्रयोग है। और आपको पता है कि अगर हैज़ या फिर
हैव का हम प्रयोग करते हैं तो उसके बाद आपकी क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया, हैव सक्सेसफुल इन रीचिंग अप टू द सेकेंड रिएक्टर। तो यहाँ पे देखिए प्रयोग क्या किया जा रहा है, हैव का प्रयोग किया जा रहा है, फिर ये सक्सेसफुल का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि सक्सेसफुल आपका क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओके, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और यहाँ पे वर्ब आपकी क्या आ रही है, रीचिंग अप आ रही है। ठीक है, कि वहाँ तक पहुँचने में सक्सेसफुल हुए। इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ी क्या है, हैव के बाद ऐसा तो है नहीं कि कोई एडजेक्टिव आता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बीच में क्या आना चाहिए, ये आपका जो बन रहा है सेंटेंस, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है थर्ड फॉर्म तो आ नहीं रही, बल्कि एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है। रीचिंग अप है, यहाँ पे क्या है, वर्ब है प्लस आईएनजी फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए, बीन का प्रयोग होना चाहिए, तब आपका क्या होता, वर्ड एकदम करेक्ट होता। कैरेक्टर्स हैव बीन सक्सेसफुल इन रीचिंग अप टू द सेकेंड रिएक्टर, तब आपका ये जो पूरा वर्ड होता है एकदम सही होता। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक मैंने आपको 2-3 सेंटेंसेस बताए हैं। चलिए आपको हिंट दे देता हूँ, आगे अगर आप सेंटेंसेस को जब देखेंगे वहाँ पे एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने जो एरर्स रखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से पढ़ना होगा तब आपको समझ में आएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे टेंस और प्रीपोजिशन को मैंने खास तौर पर ध्यान में रख करके सारे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये आपको बहुत ध्यान से देखने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, Beside the chairman, all the committee members were present at the shareholders meeting। कह रहे हैं कि चेयरमैन के अलावा सारे कमेटी मेंबर्स प्रेजेंट थे शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग थी उसमें। तो अगर आप देखिए बिसाइड द चेयरमैन ऑल द कमेटी मेंबर्स वर प्रेजेंट, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वर का प्रयोग एकदम सही किया गया है। मेंबर्स प्लूरल है तो ये भी एकदम सही है कि प्रेजेंट थे, तो यहाँ पे टेंस की कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखिए प्रीपोजिशन का ऐसा कुछ खास इस्तेमाल नहीं है। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, तो आपको अगर नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, बहुत ही माइन्यूट है। ये बिसाइड में एरर है, पहला जो पार्ट है बिसाइड, इसमें एरर है। ये जो बिसाइड होता है, मतलब बिसाइड एक होता है इसकी स्पेलिंग BISED और एक होता है बिसाइड्स, मतलब उसमें क्या होता है, बस एक S एक्स्ट्रा होता है। बिसाइड्स दोनों में मीनिंग में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। बिसाइड का मतलब क्या होता है, नज़दीक, कहते हैं नियर टू। ठीक है, जैसे आप कहिए कि मेरा घर किसी के मतलब किसी हॉस्पिटल के बगल है, तो आप कहेंगे बिसाइड टू हॉस्पिटल का नाम लेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है, नज़दीकी दर्शाने के लिए इस बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो बिसाइड्स होता है इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हम कहें हिंदी में के अतिरिक्त या के अलावा, तो उस अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होता है बिसाइड्स, केवल एस का अंतर है, तो प्लूरल मत समझिएगा, बल्कि दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस बिसाइड का मतलब होता है नियर टू, नज़दीकी दर्शाने के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ एडिशन ऐड करने के लिए, या फिर आप कह लीजिए के अतिरिक्त या के अलावा के अर्थ में। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या था कि चेयरमैन के अलावा सारे मेंबर्स मौजूद थे, तो यहाँ पे बिसाइड का प्रयोग किया गया था, जो कि क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिसाइड्स होना चाहिए। बिसाइड्स द चेयरमैन मतलब चेयरमैन के अलावा। ओके, मेरे ख्याल से अगर आपने पहले से प्रैक्टिस अच्छी कर रखी होगी तो इसको तुरंत आप फाइंड आउट कर लिए होंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। लिखा हुआ है द गवर्नमेंट सून विल मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स टू नोटिफाई इन्फेक्शियस केसेस एज सुन एज दे आर डिटेक्टेड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जल्दी ही ऐसा मैंडेटरी कर देगा, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कि वो नोटिफाई करें अगर उनके यहाँ भी ऐसी कोई संक्रामक केसेस आते हैं बीमारियों को, तो तुरंत जैसे वो डिटेक्ट होते हैं उनको तुरंत गवर्नमेंट को बताना होगा कि ऐसा कोई बीमारी आई हुई है, जिससे उसका उपचार वगैरह ढूंढा जा सके। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट सून विल मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑल द, मतलब करेगी, तो विल आया है, मतलब आपका ये क्या है, फ्यूचर की बात हो रही है, तो सही है। हॉस्पिटल्स टू नोटिफाई, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग एकदम सही किया गया है नोटिफाई करने के लिए। इन्फेक्शियस केसेस की जो भी इन्फेक्शियस संक्रामक केसेस आएंगे एज सुन एज दे आर डिटेक्टेड, कि जैसे ही वो डिटेक्ट किए जाएं वैसे ही। ओके, तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, तो देखिए एरर इसमें कोई नहीं है, मतलब इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसको आपको ऐड करना है। इसमें स्ट्रक्चर में एरर है, मतलब जो सेंटेंस बना हुआ है इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है। क्या सही नहीं है स्ट्रक्चर में, कि यहाँ पे अगर आप देखिए क्या है, सून है। सून क्या होता है, आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, एडवर्ब होता है, और अगर एडवर्ब का प्रयोग करते हैं तो उसको आपको वर्ब के एकदम नज़दीक रखना चाहिए। तो ये जो सून है ये कहाँ पे होना चाहिए, विल के बाद।
द गवर्नमेंट विल सून मेक इट मैंडेटरी। तो आपका सेंटेंस क्या होगा, एकदम सही होगा। इसको मेक के आसपास होना चाहिए सुन को, जबकि ये इधर आया हुआ है। तो अगर आप इसको बस इंटरचेंज कर लेंगे, विल को इधर ले आएंगे, सून को इधर ले आएंगे, तो आपका जो पूरा सेंटेंस एकदम सही हो जाता है और इसमें फिर कोई एरर आपको देखने को नहीं मिलती है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। लिखा हुआ है वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स इज दैट बैंक ऑफर्स लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर क्या है, नो एरर। अब इसमें कौन से पार्ट में एरर है देखिए, तो इसमें भी आप पाएंगे कि पार्ट 1 में ही एरर है। क्या एरर है वो आपको समझने का प्रयास करना होगा। लिखा हुआ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बता रहे हैं स्कीम में कि इसका डिसएडवांटेज क्या है कि बैंक इस पे क्या है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, तो जब भी हम वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग होने का मतलब ही क्या है कि वहाँ पे जिस भी वस्तु या जिस भी स्थिति की चर्चा कर रहे हैं वैसी वस्तु या स्थितियाँ पहले से ही बहुत सारी हैं। तो जब अगर हम वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हम हमेशा प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। देखिए बहुत ही माइन्यूट एरर, मैंने कहा है पहले ही आपको कि बहुत ही माइन्यूट से एरर होंगी जिनको आपको फाइंड आउट करना होगा कि वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें केवल एक ही डिसएडवांटेज है, उनमें से एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो कभी भी वन ऑफ द का प्रयोग होता है तो उसके बाद आप प्लूरल का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अगर अकेला ही है तो आप कहते केवल यहाँ पे कि द डिसएडवांटेज ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, तो क्या होता है कि केवल एक ही डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर वन ऑफ द का प्रयोग किया गया तो ये बताता है कि उसमें और डिसएडवांटेज हैं, जिनमें से एक आपको यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और उस पर बैंक ऑफर करता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं, अगर आप इनको चाहें तो एक कॉपी और पेन लेकर के नोट कर सकते हैं, जिससे आप अगर रिवीजन करें तो आपको कुछ ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ध्यान में रखें, और जब कभी भी आपके सामने इस तरह के वर्ड आएंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि मुझे किस जगह पे एरर देखनी है। जैसे ही आप वन ऑफ द को कहीं पे देखेंगे तो तुरंत ढूंढेंगे कि यहाँ पे प्लूरल का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी जो प्रैक्टिस है इम्प्रूव होगी और ऐसे ही आप धीरे धीरे इस एरर फाइंडिंग के मास्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, दैट बॉय पजेस 3 ब्यूटीफुल पेन्स बट ही वुड नॉट शो देम टू एनीवन। अब इसमें भी एरर आप देखिए कौन से पार्ट में है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट बॉय पजेस 3 ब्यूटीफुल पेन्स। तो यहाँ पे जो एरर है उसको कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना करके भी बताया हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है अगर एरर फाइंड करनी है आपको। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, दैट बॉय है। दैट बॉय क्या है, केवल किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है, मतलब ये क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर है अगर, तो इसकी वर्ब ही कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, दैट बॉय पजेस, यहाँ पे प्लूरल की बात की जा रही है। ध्यान रखिए पजेस का मतलब क्या है कि उसके पास है। ठीक है, ना कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एस या ईएस लगा हुआ है। तो अगर आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो उसमें क्या होता है कि अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट रहता है तो उसकी जो वर्ब होती है उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे पजेस नहीं बल्कि क्या होगा, एस या ईएस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पजेसेस। तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे एस या ईएस लगना चाहिए था, आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब लग रही है वो भी आपकी सिंगुलर की तरह ही लगनी चाहिए। तो यहाँ पे एस या ईएस लगना चाहिए था, तो यहाँ पे ईएस लग जाएगा। और आपको पता है जब बहुत ज़्यादा एस को प्रोनाउंशिएट करते हैं कई बार होता है तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं ताकि एस को जो प्रोनाउंशिएट करना है वो आपका आसान हो सके। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है देयर कंपनी इज गोइंग टू इनकर हैवी लॉसेज दिस ईयर बिकॉज ऑफ द बिग डिस्काउंट दे ऑफर्स टू कस्टमर।
बता रहे हैं कि उनकी जो कंपनी है वो क्या करने जा रही है कि बहुत ज़्यादा हैवी लॉस इनकर करने जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लॉस होने वाला है इस साल, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कस्टमर्स को ऑफर किया है। तो किस पार्ट में एरर है? देयर कंपनी इज़ गोइंग टू इनकर, तो ये आपका शब्द सही है क्या? मेरे ख्याल से पूरा सही है। हैवी लॉसेस, बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है दिस ईयर, ये भी सही है। बिकॉज, कोई गलती नहीं, बिकॉज ऑफ का मतलब कारण बताने के लिए, क्योंकि, ठीक है, ऑफ द बिग डिस्काउंट, की जो बहुत बड़ा डिस्काउंट्स उन्होंने दिया हुआ है, बहुत सारा डिस्काउंट दिया हुआ है, दे ऑफर्स टू कस्टमर। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? फोर्थ वाले पार्ट में एरर है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि जो डिस्काउंट है वो दिया जा चुका है, तभी ये आपका कंपनी जो है लॉस में होने जा रही है। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है वो क्या किया गया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दे ऑफर्स टू कस्टमर, मतलब वो कस्टमर को करते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ पे होना क्या चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल। तो दे ऑफर्ड होना चाहिए, ना कि ऑफर्स। ओके, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑफर्ड। ठीक है, तो आपका शब्द क्या होता है? एकदम सही होता है, क्योंकि उन्होंने जो डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है कस्टमर्स को, मतलब कर दिया है, वो काम क्या हो चुका है? हो चुका है पूरा। तो इसलिए हम क्या पास्ट को यूज करेंगे, ना कि प्रेजेंट की गतिविधि को हम बता रहे हैं। इसीलिए उनकी कंपनी क्या है? बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है। ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक रेगुलेशन दैट क्रिएट एन environment where trained scientific personnel enjoyed space and freedom to design new products benefiting society। काफ़ी बड़ा सा ये आपका शब्द है। अब इसमें जो मैंने शब्द लिए हुए हैं, इनमें बहुत सारे शब्द जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। ध्यान रखिए, मैं जब पिछला एग्जाम कह रहा हूँ, इसका मतलब 2016 का एग्जाम नहीं, 2016 से जो पहले एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम्स में से मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड, तो यहाँ पे कोई गलती है क्या? द गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड मतलब गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करने की जरूरत है क्या? स्पेसिफिक रेगुलेशंस दैट क्रिएट एन इन्वायरमेंट, मतलब कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशन जिससे क्या एक इन्वायरमेंट उत्पन्न हो। कैसा इन्वायरमेंट? वेयर का, जहाँ पे ट्रेंड साइंटिफिक पर्सनल, जो ट्रेंड साइंटिफिक पर्सनल है मतलब व्यक्ति हैं, इंजॉय होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सारी बात क्या हो रही है? प्रेजेंट में चल रही है, और यहाँ पे आपका जो वर्ब आ गया क्या आ गया? पास्ट में आ गया। पर्सनल इंजॉयड हो गया, मतलब ये जो कह रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ये सारा काम प्रेजेंट में चल रहा है कि ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए जिससे जो ट्रेंड साइंटिफिक पर्सनल हैं वो स्पेस ऑफ फ्रीडम ऐसी वो इंजॉय करें, महसूस करें। तो महसूस करें, यहाँ पे इंजॉयड हो गया, मतलब उन्होंने पहले ही काम कर लिया है। तो यहाँ पे इंजॉयड का जो प्रयोग किया गया है क्या है? गलत है। क्या होना चाहिए? वेयर ट्रेंड साइंटिफिक पर्सनल इंजॉय, जहाँ पे वो इंजॉय करें क्या? स्पेस एंड फ्रीडम, स्पेस ऑफ फ्रीडम किस चीज़ के लिए? टू डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट्स बेनिफिटिंग सोसाइटी, मतलब जो सोसाइटी के लिए बेनिफिट करे ऐसे नए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करने में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है? तीसरे वाले पार्ट में एरर है। ओके, अब आप देख रहे होंगे ज़्यादातर आपको यहाँ पे टेंसेस को लेकर के बहुत एरर मिल रही होगी, और काफ़ी ये टिपिकल होता है टेंस की एरर को फाइंड आउट करना और उसको रिप्लेस करना कि वहाँ पे क्या होगा। ओके, अब देखिए क्या लिखा हुआ है? टू आवर नॉलेज नो वन फॉरसॉ एग्जैक्टली हाउ फास्ट एंड हाउ बिग द पीसी मार्केट हैड ग्रोन इन द ईयर्स टू कम। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक तरीके से बता रहे हैं कि अपनी नॉलेज के लिए, टू आवर नॉलेज नो वन फॉरसॉ, कोई भी इस तरीके की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि जो पीसी मार्केट होगा कितना तेज़ी से और कितना बड़ा ग्रो करेगा आने वाले समय में। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? अगर हम पार्ट बाय पार्ट देखें, टू आवर नॉलेज नो वन, तो यहाँ पे कोई आपको एरर ऐसी दिख रही क्या? तो मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसी कोई एरर है इसमें। फॉरसॉ का मतलब क्या है कि ये पास्ट की बात हो रही है। फॉरसॉ एग्जैक्टली हाउ फास्ट एंड हाउ बिग द पीसी मार्केट, तो यहाँ पे आपको कोई एरर दिख रही क्या? नहीं। तो एरर कहाँ पे है? इस हैड ग्रोन में आपकी एरर है। आप हैड ग्रोन क्या आप कहेंगे? इस हैड में आपकी एरर है। यूजुअली होगा क्या कि आप देखेंगे पास्ट टेंस की बात हो रही है तो पास्ट यहाँ पे फॉलो कर रहा है हैड, तो आप इसको सही कर सकते हैं या फिर नो एरर पे टिक कर सकते हैं। जबकि आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी पास्ट टेंस में भविष्य की बात होती है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शब्द वुड का, ना कि हैड का। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए
कि हाउ फास्ट एंड हाउ बिग द पीसी मार्केट वुड ग्रोन इन द ईयर्स टू कम, तो आपका शब्द क्या होता है, एकदम सही हो जाता। ओके, तो छोटे छोटे से नियम है, अगर आपको ये याद रहते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है एरर्स को फाइंड करना और उसको सही करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The chairman of all large public sector banks met with senior RBI officials to give its suggestions about implementing the new policy। मतलब बता रहे हैं कि जो भी लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन से वो मिलते हैं आरबीआई के सीनियर ऑफिशियल से अपनी सजेशंस देने के लिए कि जो नई पॉलिसी आई है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए सजेशंस अपने देंगे। तो किस पार्ट में एरर है, द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स, तो यहाँ पे आपको कोई एरर दिखते नहीं। मेट विथ, तो मतलब ये पास्ट की बात हो रही है कि मिले थे। ओके, विथ सीनियर आरबीआई ऑफिशियल्स, की जो सीनियर आरबीआई ऑफिशियल्स हैं, टू गिव, इसमें कोई एरर है नहीं। इट्स, इसमें कोई एरर है, तो जी हाँ इसमें एरर है। ध्यान रखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, चेयरमैन मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक की बात नहीं हो रही बल्कि उनके चेयरमैन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या शब्द प्रयोग होगा, देयर का, ना कि इट्स का, ठीक है। देयर का प्रयोग होगा। देयर और इट्स के प्रयोग में काफ़ी यहाँ पे आपको असमानता देखने को मिलेगी। इट्स का प्रयोग हम करते हैं निर्जीव चीज़ों के लिए, मतलब अगर कह लें जिसको हम क्या कहेंगे कि जिसमें जान नहीं है, वो सारी चीज़ों का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे। और देयर का प्रयोग करते हैं हम जीवित वस्तुओं के लिए। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, इट्स का नहीं बल्कि देयर का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The cascading effect of economic slowdown has brought a much unnerving gloom to the real estate industry last year, but the industry is looking up this year। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कैस्केडिंग इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन की, कि उसका क्या हुआ, अननर्विंग ग्लूम ऐसा क्या हुआ रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे। लेकिन जो इंडस्ट्री है वो इस साल आगे की तरफ बढ़ने को देख रही है। तो अगर आप पूरा शब्द पढ़ें सही से, तो यहाँ पे लास्ट ईयर की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें दूसरे में, तो क्या प्रयोग किया गया है, हैज़ का प्रयोग किया गया है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। या तो आप इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो आप इस हैज़ को हटा ही दीजिए, तो आपका ये क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो भी आपका सही होगा। द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्लोडाउन ब्रॉट अ मच अननर्विंग ग्लूम, तो भी सही हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इस हैज़ की जगह पे आप क्या प्रयोग कर लें, हैज़ की जगह पे आप प्रयोग कर लें हैड का, तो भी आपका क्या हो जाएगा, एकदम ये शब्द सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो शब्द है वो एक टेंस में आपका होना चाहिए। किस टेंस में बात हो रही है उसी टेंस में आपका वो कंटिन्यू होगा, या फिर अगर चेंज हो रहा है तो उसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ के देखना होगा। एकदम एक बार में पढ़ने पे तो कुछ समझ ही भी नहीं आएगा कि कोई एरर है कि नहीं है, लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि छोटी छोटी जगहों पर कैसे एरर आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। Unless these differences will be resolved soon, there will be an adverse effect on the foreign investment। तो इसमें किस पार्ट में एरर है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, पार्ट में एरर से पहले आपको एक छोटा सा नियम यही बता देता हूँ कि जब भी आपके टू फ्यूचर इवेंट्स की बात होती है, अगर दो फ्यूचर इवेंट्स की बात हो रही है, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो फर्स्ट आपका इवेंट होता है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। और जो दूसरा होता है वो किस में बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। ओके, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर दो फ्यूचर इवेंट हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों फ्यूचर में बनेंगे। पहला जो होता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। वही इस पार्ट में एरर है। लिखा हुआ है अनलेस दीज डिफरेंसेस विल बी रिजॉल्व सून, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर दिया गया, विल बी रिजॉल्व, जब तक मतलब रिजॉल्व नहीं होती हैं या फिर जल्दी से जल्दी जब तक रिजॉल्व नहीं होंगी, तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया, विल बी का, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर। अनलेस दीज डिफरेंसेज आर रिजॉल्व सून देयर विल बी एन एडवर्स इफेक्ट, तो यहाँ पे जो विल बी का प्रयोग किया गया वो क्या एकदम सही है। तो यही आपकी एरर है, और ये नियम भी आप जान करके रखिए, जिससे आपको बहुत आसान होगा। इस तरह के अगर शब्द आते हैं तो उसमें आप एरर आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं।
sugar sweetened drinks does not pose any particular health risk and are not unique risk factors for obesity or heart disease। इसमें किस पार्ट में एरर है? तो यहाँ पे अगर देखिए पहला से पढ़ता हूँ मैं, शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स, यहाँ पे क्या बात हो रही है? ड्रिंक्स की, प्लूरल है, और यहाँ पे क्या प्रयोग हो गया है? डज का। आपको ध्यान रखना है कि जब सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं डज का, और जब प्लूरल होता है तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं किसका? डू का। ओके, होता तो खैर दोनों में डू ही है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि अगर सिंगुलर रहता है तो वहाँ पे एस या एस जुड़ जाता है, तो वही समझ लीजिए कि डू का जो ई एस है यहाँ पे जुड़ जाता है और ये क्या बन जाता है? डज सिंगुलर में। जबकि यहाँ पे ड्रिंक्स क्या है? प्लूरल में है, ठीक है। तो प्लूरल में होने की वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए? डू नॉट, जबकि यहाँ पे क्या लिखा गया है? डज नॉट। तो ये भी आपका गलत था पहला वाला। ओके, मेरे ख्याल से आपने ढूंढ लिया होगा, काफ़ी आसान था। चलिए, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा इसका सोल्यूशन क्या होगा, कौन सा पार्ट गलत है और क्या गलती है। सिर्फ ये मत बताइएगा कि पहले पार्ट में गलती है दूसरे पार्ट में गलती है, क्या गलती है वो आप मुझे बताइएगा। ओके, तो अब आप मुझे बताइएगा कि टोटल 15 जो क्वेश्चंस यहाँ पे हमने किए हैं उसमें से आपके कितने मार्क्स आए हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह मैं आपके लिए स्पेसिफिक वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे आपको समझ में आएगा कि जो एरर वाली पार्ट है इसमें कुछ भी कठिन या आसान नहीं होता। बस ये होता है कि अगर आप पर्टिकुलर नियम जानते हैं और सही ढंग से उसे पढ़ के आप समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आपको नहीं पता है, नियम नहीं पता है, अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर बड़ा सेंटेंस होता है तो काफ़ी कठिन होता है उसमें एरर फाइंड आउट करना, तो एरर फाइंड आउट करना बड़े और छोटे सेंटेंस दोनों में कठिन होगा अगर आपको सही से सारे ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पता हैं तो। ओके, तो आप बताइएगा मुझे कि आपके कितने नंबर यहाँ पे आए हैं 15 क्वेश्चंस में। मैंने आपको इसलिए टाइम दिया था और इस वजह से वीडियो भी थोड़ी बड़ी हो गई है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आता है, ये फॉर्मेट पसंद आता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा वीडियो वो भी इसी फॉर्मेट पर बनाऊंगा, उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, नहीं पसंद आता है तो जैसे हम अभी तक देख रहे थे वीडियोस, डायरेक्ट मैं आपको बताता था क्वेश्चन और क्या गलती थी वो बताता था, वैसे ही देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत थोड़ा समय लगेगा शेयर करने में, शेयर जरूर करें जिससे और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और लोग भी देख सकें कि उनके नंबर कितने आ सकते हैं अगर ये 15 क्वेश्चन उनको सॉल्व करने होंगे तो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा जिससे आपको वीडियोस तुरंत की तुरंत मिलते रहें। और एसएससी की अगर तैयारी करें तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।